Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are discussing MCO 01 organization theory और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करेंगे आज। सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, वो आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड हैं, किसका क्या काम होना चाहिए, किसको किसको रिपोर्ट करना है, मतलब सारी की सारी अपनी ड्यूटीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। इसको ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है established pattern of relationship among the components of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को समझना, उनकी ड्यूटीज़ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, उनके गोल्स हैं, अगर टारगेट हैं, डेडलाइन है अगर उसकी, उनको फिक्स करना, टारगेट्स को समझना, सारी की सारी चीज़ों को समझने को आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस या एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि आपस में एक कोऑर्डिनेटर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, किससे उसको पावर्स लेनी है और किसको उसको जवाब देना है, इन सारी की सारी चीज़ों का क्लियर कट होना चाहिए। फिर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे वो इंडिविजुअल के साथ हो, उसकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए, अपनी जॉब के लिए होनी चाहिए। उसको कितनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है वो सारी चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस लोकेशन में एड्रेस करेगा, उसके डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होंगे, उसकी प्राइजेस क्या होंगी, लीव प्राइजिंग क्या होगी, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे उसकी क्या कंडीशन होंगी, ये सारी लोकेशन बताती है। प्रॉपर बैलेंसिंग, उसको बैलेंस करके रखना है, किसको किसको। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट द प्रॉपर बैलेंस एंड एम्फेसाइज ऑन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करेगा नहीं, ये होता है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी का मतलब ना केवल आपको जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सोचना है, बल्कि ये भी सोचना है कि क्या क्या नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ क्या क्या जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें गोल को अचीव करना ज़्यादा इजी पड़ सकता है, ठीक है। इनकरेजिंग ग्रोथ को इनकरेज करना, बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, बेसिकली नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए नए चैलेंजेस को समझना और इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करना जो कि रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल इन द सेंस जिसको आप मोल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करना है और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लेके आना है, मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली चेंजिंग रूल पे काम करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बेसिकली चेंज होता रहता है। तो इस तरीके की आपको इम्प्रूवमेंट करती रहनी चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आप कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप हो सको। यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सारी खूबियाँ हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है अपने टास्क को डिवाइड करो, ग्रुप एक्टिविटीज़ को ग्रुप करो, कोऑर्डिनेट करो, देखते रहो सारी चीज़ें सही तरीके से चलती जा रही हैं और पूरा ओवरऑल एकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क को पूरा करो। सबसे पहले डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स। सबसे पहले जितनी भी आपको जॉब मिली है, टास्क मिला है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, सो दैट कि जो जॉब है वो सिंप्लीफाई हो सके, जो भी काम कर रहा है उसके ऊपर वो स्पेशलाइज्ड हो सके उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द जॉब्स,
जो भी आपको पावर्स मिली है वो पावर्स ना केवल सिर्फ आप रखोगे, वो लोगों तक भी पहुंचाओगे, ताकि लोगों उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी पता चल सके। बेसिस बाय विच इंडिविजुअल जॉब्स टू बी ग्रुप टुगेदर, ये भी देखोगे कि आप किस बेसिस पे जॉब्स को अलॉट कर रहे हो, कैसे ग्रुप्स बना के आप लोगों तक आप अपने ग्रुप्स को उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग टू ईच सुपीरियर, अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। अप्रोप्रिएट साइज का मतलब ऐसे नहीं कि आपने केवल 10-20 लोग आप अपने अकॉर्डिंगली 20 का 30 का 40 का ग्रुप बना रहे हो। आप जिस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को दोगे उस हिसाब से आपको ग्रुप्स की साइज़ भी मेंटेन करके चलनी है। अब इन्होंने डिटेल में बता दिया कि डिवीज़न ऑफ लेबर, एडम स्मिथ ने इस पे वर्क किया है वेल्थ ऑफ नेशन पे, और ये बताया है कि जब हम वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वर्क स्पेशलाइज्ड बन जाता है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, काम में खूबी दिखनी शुरू हो जाती है, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो काम आसानी से अचीव किया जा सकता है। लोगों को वो काम आसान लगता है, लोगों को इसमें बोरियत फील नहीं होती, और लोगों को ये लगता है कि किसी तरीके से उस काम को जल्दी जल्दी अचीव कर लिया जाए। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब आप एक ही टाइप का काम करते रहोगे कुछ टाइम तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको बोर्डम फील होने लगेगा, और जो हर जॉब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, और फिज़िकल जो परफॉर्मेंस होता है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने बताया, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों तक पहुंचाओ, और उससे क्या होगा कि जो भी लोग काम कर रहे हैं केवल वो ही तो काम करने वाले नहीं हैं, कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की किसी और को भी वो काम करना पड़ सकता है। तो सबको ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी पर्सन विल बी फैमिलियर विद द पर्टिकुलर जॉब। और इसमें एक लाइन भी लिखी है कि मैनेजर कैन कम, मैनेजर मे कम एंड गो, बट द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू। सो डेलीगेट तो करनी ही पड़ेगी आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज किसी को दी है, फिर अथॉरिटी आपको किसी और को भी देनी पड़ जाएगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाओगे, लोगों को ग्रुप करोगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सो वो अपने काम में स्पेसिफिक हो जाएंगे, और उन्हें पता होगा कि मुझे इतना काम करना है, इतने टाइम फ्रेम में करना है, इस तरीके से करना है, और जब ये काम हो जाएगा तो मुझे उस ब्रांच को सबमिट करना है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क भी आता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आती है, और स्पेशलाइजेशन आएगी तो आप अपने काम में परफेक्ट हो जाओगे, हर डिपार्टमेंट अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा, और वो काम बहुत टाइम फ्रेम में, अच्छे टाइम फ्रेम में कर लेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और उसके खर्चों को भी आप अपने लिमिट में कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, सिंस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल यूनिट्स एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्रीसियसली डिफाइंड, इट इज़ ईजियर टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। आप आसानी से जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया तो अब आपको पता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल देन आई एम अकाउंटेबल ऑल्सो। एक तरीके की आप फ्रीडम भी देते हो जब आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, और मैनेजर्स का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको ये दिखाता है कि किस तरीके से आपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, और किस तरीके से आपको अपना पूरा काम को फ्रेम करना है। फिर ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इस चीज़ को बताता है। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ को बता रखा है। टॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। टॉल टॉल मतलब आपने एक पर्सन को हायर किया, वो किसी और को अथॉरिटी दे रहा है, फिर वो किसी और को अथॉरिटी दे रहा है, और फिर इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर चलाएगा, ये टॉल है। फ्लैट स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आपने अपने हेड के अंदर 4 लोगों को अपॉइंट कर रखा है, और वो 4 लोग और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरीके से बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसको नैरो और वाइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है।
फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स की बात करूँ तो इसमें 3 टाइप है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और एडिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो फंक्शंस के बेसिस पे होता है। जैसे मेरा परचेज डिपार्टमेंट है तो मैं परचेजिंग के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करूँगी, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन होगा। तो वो फंक्शंस के बेसिस पे जब आप यूनिट्स को डिवाइड कर देते हो, ऑल एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेम यूनिट, देन इट इज़ लुक लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये इस तरीके से है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसने इन तीनों को, 3 फंक्शंस के डिपार्टमेंट हो गए, उसके बाद ये 3 को हैंडल करेंगे और फिर ये इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करना। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है आप डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे प्रोडक्ट के बेसिस पे, चाहे स्पेशलाइजेशन क्वालिटी के बेसिस पे, चाहे मार्केट के बेसिस पे, आपने प्रोडक्ट मतलब डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो आप देख सकते हो, एक फ्लो चार्ट अपने दिमाग में रख सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम में उसको फ्रेम कर सको। अलग अलग यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन कर दिया हमने अपने उसकी। फिर टेरिटोरियल की बेसिस पे नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, फिर इस तरीके से। और एडेप्टिव स्ट्रक्चर में हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये न्यू है तो उसको बहुत ध्यान से 1 बाय 1 समझते हैं। व्हेन एन एंटरप्राइज अंडरटेक एनी स्पेशलाइज्ड टाइम बाउंड वर्किंग विथ When an enterprise undertake any specialized time-bound work involving one-time operation for a fairly long period, the project organization is found most suitable. जब आपको एक ही टाइप का काम काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए करना है तो उसमें प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अच्छे से काम करती है। In this situation, the existing organization create a special unit so to engage in project work. This become necessary, ये कब ज़रूरी हो जाता है, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोप विद स्पेशल टास्क और प्रोजेक्ट। फिर अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर इंचार्ज हैंडल करता है, हु होल्ड्स अ मिडल मैनेजर रैंक, जो कि मिडल लेवल के लोगों के लिए काम आता है। फिर उसके बाद आता है अदर मैनेजर्स एंड पर्सनल इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ड्रॉन फ्रॉम द फंक्शनल डिपार्टमेंट, दूसरे लोगों को फंक्शनल डिपार्टमेंट से भी लेते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मेन एम ये होता है कि एक स्पेशलाइज्ड काम को जब आप बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हो तो वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी हो जाता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट फॉलो करता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज़ दैट इट लीव्स रेगुलर बिजनेस अनडिस्टर्ब, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो जो रेगुलर बेसिस पे जो काम चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कंप्लीट चलता रहेगा। और एक प्रोजेक्ट जो स्पेशलाइज्ड किसी काम के लिए है वो अलग चलता रहेगा। बेटर मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ पे, प्रोजेक्ट मैनेजर पे, एंड इंजॉय नेसेसरी अथॉरिटी, अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं, फंक्शनल मैनेजर often reset functional manager often reset the exercise of authority by the project manager in the functional area। और कभी कभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं क्योंकि ये 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल के बेसिस पे यहाँ पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हाइब्रिड है, मीन्स कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका आ जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके और उनके बीच में, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये अनदर टाइप ऑफ अडेप्टिव स्ट्रक्चर है जो कि कंबाइन करता है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल और स्पेशलाइजेशन को जब जोड़ देते हैं तब बनता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, जिसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, थोड़ा बहुत फंक्शन का रोल था लेकिन फंक्शन पूरी तरीके से नहीं था यहाँ पे। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है, इंडिविजुअल अटैच हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट में और फिर उन्हें दूसरा अदर प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज़ फाउंड सुटेबल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। देयर आर मैनी अदर मैनेजर्स एज इन लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इंजीनियरिंग फर्म। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लेक्सिबल नेचर को अप्लाई करती है रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग कंडीशन। क्यों, क्योंकि फिर अगेन इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है तो चेंजिंग
कंडीशन को अप्लाई करती है। इट फैसिलिटेट पूलिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल पर्सनल ऑफ डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट। डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट में वो स्पेशलाइजेशन को अकर करती है और काफ़ी सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी देखते हुए चलता है। बहुत तेज़ी में इसमें इंफॉर्मेशन चेंज होती है, डिसीज़न मेकिंग ली जाती है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे से मिलके चलते हैं। जो मेजर ड्रॉबैक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि जो पर्सनल ड्रॉ है, ड्रॉन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट आर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी, फंक्शनल हेड्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब बेसिकली यही बताया गया सारा का सारा कि ये कहीं ना कहीं अगर सारे के सारे एडवांटेजेस भी हैं तो कहीं ना कहीं इसमें डिमेरिट्स भी हैं, जो कि दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट के बीच में, और यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी, तीन चीज़ों की बात करते हैं। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है जो रूल्स रेगुलेशन से सिस्टमैटिक होता है, स्पेसिफिक होता है, रिटर्न होता है। फॉर्मल कुछ भी बनाओगे तो वो रूल्स बेसिकली होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। ये रिटर्न फॉर्मेट में होता है, ओरल नहीं होता। तो इस टाइप से आपका फॉर्मलाइजेशन चलता है। स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ रिड्यूस द वेरिएबिलिटी। अब अगर कोई भी चीज़ एक स्टैंडर्ड वे में चल रही है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होगा, जल्दी डिसीज़न मेकिंग होगा, कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रॉब्लम कम होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो वो रूल्स पे चलती है और इफ़ नो बट वाली सिचुएशन हो जाती है। और फॉर्मलाइजेशन के डिमेरिट्स क्या हैं कि ये क्रिएटिविटी बेस्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, फिक्स्ड चीज़ों पे चलता है, रूल्स पे बेस्ड चलता है, तो रूल्स में बदलाव नहीं कर सकते इजीली। तो इस तरीके से इसके ये क्या हो गए? डिमेरिट्स हो गए। सेंट्रलाइजेशन की बात करूँ तो ये फॉर्मलाइजेशन का ही मिलता जुलता चीज़ है कि जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स को हम एक सेंटर से जोड़ देते हैं, जिसमें यही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा। टॉप मैनेजमेंट सारी की सारी इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीज़न, ठीक है, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट सारी डिसीज़न लेगा, लोअर लेवल की, मिडल लेवल की, और फिर वो क्या होगा? डिसीज़न जो भी होंगे, जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, जितने भी लेवल के, वो ऊपर तक पहुँचा देते हैं। एनजी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर रखे एक लेक्चर में। सो आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, और क्लास 12th वाली लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा आपको। 14 प्रिंसिपल मैंने एक एक करके अच्छे से उसको डिस्कस कर रखे हैं। सेंट्रलाइजेशन के ही अपोजिट में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जो कि ये कहता है यहाँ पे तो पावर्स टॉप के हाथ में रह गई और वो डिसाइड करेगा, ये टॉप लेवल डिसाइड करेगा कि अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या कौन अकाउंटेबल है, या किस तरीके की पॉलिसी बनेगी, या क्या रूल्स होने चाहिए, सब कुछ। लेकिन जब जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में अलग अलग, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। आजकल तो लोग डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा लोग रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल, कहीं ना कहीं इनफॉर्मल रूल्स वगैरह की बात करता है, और जो सेंट्रलाइजेशन होती है ये फॉर्मल चीज़ों की बात करती है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है इसके अंदर, वो क्यों आती है देखते हैं। ये डिफर्स अमंग द जॉब्स एंड यूनिट, इट रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में बताती है। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड यूनिट्स क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब आप अलग अलग जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स की बात करते हो, यूनिट्स की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, या स्पैटियल डिफरेंशिएशन हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लेवल, जैसे कि ये मैनेजर है, ये टॉप लेवल का है, ये टॉप है, ये मिडल लेवल है, सेल्स मैनेजर है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, और इनमें आपस में ही सेल्स डिपार्टमेंट वालों की आपस में ही नहीं बन रही, तो ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन आएगा। वर्टिकल डिफरेंशिएशन कब आएगा? जब टॉप लेवल वालों की इनसे नहीं बन रही, ये हो जाता है वर्टिकल, इस तरीके से
नीचे वाले लेवल्स की नहीं बन रही। फिर उसके बाद आता है स्पैटियल डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ रीजन और या बिकॉज ऑफ लोकेशन, जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तब। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन का मतलब है जब नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेम लेवल्स की बात करते हैं। दिस मीन्स इफ़ द नंबर ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर उसके अंदर यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ की हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है जब हम वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल में डेप्थ आ गई ना, ये टॉप लेवल है, ये मिडल है, फिर ये लोअर है, फिर ये लोअर है। फिर उसके बाद थर्ड की बात करूँ तो थर्ड डिफरेंशिएशन में स्पेटियल डिफरेंशिएशन आती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ यूनिट्स की, जब कभी उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी पड़ती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन रह गया आप लोगों का, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब इसको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए ताकि मैं उस पर लेक्चर बना सकूँ।